ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 8 में आ गया हूँ बेटे। पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2 हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन के लिए। और मेरा पूरा मन है कि मैं आपको ए टू जेड सारे कंसेप्ट आपको बताऊं। तभी मैंने अपने लेक्चर्स को लर्निंग आउटकम के बेसिस पे प्लान किया कि एक एक लर्निंग आउटकम को मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में बताऊं, हिंदी में बताऊं, इंग्लिश में बताऊं, एग्जाम्पल्स दूं कि आपको लॉजिकली समझ आए। तो आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। आज मैंने फिर लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग, फिर लिख दिया सीएफए यूएसए लेवल 1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपको लॉजिकली समझ आ गया ना तो आप मैं आपको क्या बताऊं कि रियल लाइफ में आपकी ग्रोथ बड़ी ज्यादा होने वाली है। बिकॉज इसके कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल हैं। वैसे 90% कहते हैं ना हाथी निकल गया उसकी पूंछ बाकी है। तो थोड़ी सी बात आज और करते हैं, एक दो लेक्चर्स रह गए, हम उसके बाद स्क्वेजर करेंगे, फिर करिकुलम के क्वेश्चंस करेंगे, फिर रिविजनरी कराऊंगा जैसे हमने पहले आई डिड इन अदर सब्जेक्ट्स। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कराना, ये मैंने एक क्या कहते हैं पट्टा बांध लिया सिर पे। फर्स्ट टाइम दोबारा से आपको मैं डॉलर्स पेमेंट करने नहीं दूंगा बेटा एग्जामिनेशन की। बट उसके लिए मुझे एक छोटी सी आपसे कमिटमेंट चाहिए। जो वादा किया निभाना पड़ेगा बेटे, वादा किया निभाना पड़ेगा। आपको रेगुलरिटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, परसिस्टेंसी रखनी है, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मैं जो होमवर्क दूंगा करना है। आपने क्लास वर्क मानना है कि आप मेरे सामने रूबरू बैठे हो, फिजिकल क्लास में बैठे हो बेटे। तभी मैंने यहाँ पे फिजिकल वीकेंड क्लासेस भी, रिविजनरी कम डाउट सेशंस भी हमने स्टार्ट किए। रिकॉर्डिंग तो हम दे ही रहे हैं, रिकॉर्डिंग के साथ साथ वी हैव आल्सो स्टार्टेड रिविजनरी कम डाउट सेशंस कि आप जल्दी से क्वार्टर वाइज पेपर दे पाए और आगे बढ़े, है ना। नहीं तो सिलेबस इतना सारा है, अगर आप सारा फिजिकल क्लास करेंगे तो बेटे 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में खत्म नहीं होने वाला। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड भी किया है और हम आपको मजा दे रहे हैं, एक ही आइसक्रीम में आपको मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी दे रहा हूं और आपको वेनिला का फ्लेवर भी दे रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कमर सीधी करेंगे, ग्रेट मॉर्निंग लिखेंगे, सीएफए यूएसए लेवल 1। बेटे मैं चल पड़ा लेक्चर 8 की तरफ और आज आपको फिर कहना चाहता हूं कि कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। स्पाइनल कॉर्ड से आपकी बिल्कुल एनर्जी फ्लो होनी चाहिए। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी में लर्निंग आउटकम नंबर डी, बेटे अभी आपको पता है मैंने ए बी सी ई एफ वगैरह कंप्लीट कर दिए थे, एक डी रह गया था इकलौता। ये रो रहा था, ये आया मेरे पास, भूपेश आनंद भूपेश आनंद ये भी कंप्लीट कर देना। तो मैंने लर्निंग आउटकम डी कंप्लीट करना है बेटे आज के इस लेक्चर में। ये रहा बेटा, ये रहा रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स। ये रहा बेटे, ये रहा रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स। मैं भूपेश आनंद आराम से आपके सामने कंसेप्ट नंबर 6 की बात कर रहा हूं एंड दिस इज नथिंग बट लर्निंग आउटकम नंबर डी ओनली। अब मैं बार बार लर्निंग आउटकम डी में नहीं जा रहा, स्क्वेजर करिकुलम से चेक कर लेना, रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल्स ही है ना। अब सुनना, बात को ध्यान से सुनो, जो मेन पॉइंट है वो सुनो। अभी तक जो भी कुछ मैंने आपको बताया, ये बताया कि आप किसी भी सिक्योरिटी का या किसी भी पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और फिर मैंने बताया रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी होता है कि मार्केट में मूवमेंट कैसी है और सिक्योरिटी में मूवमेंट कैसी है। आपको फिर मैंने बताया कार्ल पियर्सन का रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। धीरे 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 फिर मैंने अनसिस्टमैटिक रिस्क हटा दिया, मैंने कहा धीरे धीरे सिस्टमैटिक रिस्क है, फिर धीरे धीरे बीटा बता दिया। आई थिंक अभी तक आपको यहां तक क्लियर है। आपने शायद ध्यान से नहीं देखा कि हमने लास्ट लेक्चर में जब मैं सीएपीएम करा रहा था आपको, मतलब ये लेक्चर नंबर 8 है, 6 में 7 में जब मैं आपको सीएपीएम करा रहा था तो मैंने कहा था बेटे विलियम शार्प ने ये मॉडल बनाया। अच्छा, जब शार्प साहब ने ये मॉडल बनाया तो उस केस में उन्होंने कुछ अजम्पशंस ली, क्लोज मॉडल था। एज वी हैव डिस्कस, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट कि भाई 22 स्क्वायर यार्ड है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे 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 है। तो अब आप ये बताइए, जब क्लोज मॉडल था तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस ली। अब आज मैंने आपको ये पूछना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लास में कि आप पहले अजम्पशंस लिख लो, अभी डोंट गिव कमेंट ऑन दैट कि वो ठीक है गलत है, हमारे आज रियल सिनेरियोज में एप्लीकेबल है या नहीं। जब मॉडल बना था उसके कुछ दिनों के बाद ही
बड़े सारे लोग आ गए और विलियम शार्प के मॉडल को कहने लगे, नेगेट करने लगे, उसके नेगेटिव्स निकालने लगे। और बेटे कभी भी किसी भी मॉडल के नेगेटिव निकालने के लिए हमारे पास उसकी अजम्पशंस की धज्जियां उड़ानी होती हैं। तो जैसे हमने अजम्पशंस क्या ली थी कि मार्केट एफिशिएंट है, हमने अजम्पशन क्या ली थी कि रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं, हमने अजम्पशन क्या ली थी नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, हमने अजम्पशन क्या ली थी नो नो टैक्स है, हमने अजम्पशन क्या ली थी कि बेटे खाली मार्केट के मूवमेंट से ही, मार्केट का ही रिस्क इंपॉर्टेंट है जब आप किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप सीएफए यूएसए कर रहे हैं, तो क्या खाली सीएफए यूएसए लेवल 1 में पास होने के लिए आपका हार्ड वर्क ही खाली जरूरी है, खाली एक सिंगल फैक्टर ही जरूरी है, या और भी बड़े सारे फैक्टर्स होंगे, है ना, जो मैटर करते होंगे आपके सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए? मैंने आज आपसे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, वेदर इट इज अ सिंगल मॉडल, सिंगल फैक्टर मॉडल, और वेदर इट इज अ मल्टी फैक्टर मॉडल। आज मैंने सीए किया, सीएस किया, सीएफए किया, ये किया, आईएफआरएस किया, तो क्या खाली मेहनत से हुआ या मेरे को पेरेंट्स का आशीर्वाद भी मिला? मैंने मन लगा के पढ़ाई भी की, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट भी मिला। बट नेचुरल है बेटे, आप खाली एक फैक्टर से कभी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या कहानी शुरू कर दी, लर्निंग आउटकम डी बता रहा था। हाँ बेटे, मैं लर्निंग आउटकम डी के पास ही आ रहा हूं, और मैंने जान के लर्निंग आउटकम डी ई के बाद कराया, एफ के बाद करा रहा हूं, क्योंकि अब आपको ज्यादा समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस लाइफ में कुछ भी पाने के लिए, सीएफए यूएसए लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, या लाइफ में कुछ भी आप अचीव करते हैं, अभी तक जो भी आपने अचीव किया, एक फैक्टर से नहीं अचीव करते, बड़े सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं तो जाकर आपको वो चीज मिलती है। तो सबसे पहला जो लोगों ने इस पॉलिसी के अगेंस्ट इस विलियम शार्प को बोला कि भाई विलियम शार्प ने एक ही सिंगल फैक्टर लिया कि भाई मार्केट का सिक्योरिटी से क्या मोहब्बत है, उसकी रिलेशनशिप को देखा, बस। मतलब विलियम शार्प ने ये कहा कि एक ही चीज है जो सिक्योरिटी के प्राइस को इफेक्ट करती है, दैट इज मार्केट ओनली, दिस रिस्क इज इंपॉर्टेंट। बट मुझे बताइए बेटे, आज सिनेरियो में या उस समय के सिनेरियो में भी जब लोगों ने बोला कि ये गलत है, गलत है, गलत है, क्या लगता है एक ही फैक्टर होता है किसी इकोनॉमी का, किसी कंपनी का, किसी सिक्योरिटी के प्राइस का? मार्केट ही फैक्टर होता है, और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। आज इंडिया G20 में हम लीडरशिप हमने की, हो गए 4-5 साल। आज आप बताइए, इंडिया काफी जगह थर्ड फैक्टर में आ गई है, थर्ड केस में आ गई, जीडीपी के पॉइंट से इकोनॉमिक ग्रोथ किसी में फोर्थ है, किसी में थर्ड है। तो क्या खाली एक ही फैक्टर, एक खाली प्राइमरी सेक्टर ने अच्छा किया हुआ तभी हमने किया, या बड़े सारी चीजें मैटर करती होंगी? बेटे बड़े सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी की सक्सेस के लिए। तो विलियम शार्प ने जो सबसे पहली बात बोली कि भाई एक सिंगल फैक्टर है कि बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटी यू कैन कैलकुलेट एक्सेस रिटर्न इफ यू मल्टीप्लाई बीटा ऑफ सिक्योरिटी विद रिस्क प्रीमियम। जब आप रिस्क प्रीमियम से बीटा ऑफ सिक्योरिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो एक्सेस रिटर्न आ जाता है, इस तरह से यू कैन कैलकुलेट रिटर्न। बट मैं कहता हूं ये गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि लाइफ में एक फैक्टर से आप सब कुछ नहीं रिटर्न कैलकुलेट कर सकते। बड़ी सारी बातें, आपकी थॉट्स कैसी हैं, आपका हार्डवर्क कैसा है, आपके कैलकुलेटर की स्किल्स कैसी हैं, आपका नेचर पोलाइट है या नहीं, आप हम्बल हैं या नहीं, आपको रियल नॉलेज का एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी बातें मैटर करती हैं यार सक्सेस के लिए। आप क्या बात क्या कर रहे हो? तो मैं आज आपको ये कराना चाहता हूं that there are multi factors which are very important. There are n number of factors, but we will restrict our calculation for level 1 to 3 factors. Let it be economical factors, let it be statistical factors, let it be fundamental factors. मैं आज आपसे ये कहता हूं कि मार्केट के साथ साथ और भी बड़ी सारी बातें हैं जो मैटर करती हैं एक प्राइस को वैल्यू करने के लिए या एक रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटे इसलिए ये लर्निंग आउटकम नंबर डी का जन्म हुआ। अभी तक तो मैंने बताया क्यों हुआ जन्म, और मैंने खाली आपको एक बेस बनाने की कोशिश की कि जनरेटिंग मॉडल्स क्या होते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। कमर बिल्कुल सीधी है बेटा, लेक्चर बहुत छोटा सा है, मैं बता रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा, आप भी लिखेंगे, सब बच्चे लिखेंगे। रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 फैक्टर्स। रिटर्न्स को हम 2 फैक्टर्स के बेसिस पे निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों, भाई और बहनों। सिंगल फैक्टर जो विलियम शार्प ने कहा, और मल्टी फैक्टर जो उसके बाद लोगों ने बोला, अपोज किया उस पॉलिसी को। तो सिंगल फैक्टर भी और मल्टी फैक्टर भी, मल्टी फैक्टर के फैक्टर्स हो सकते हैं, देयर कैन बी के फैक्टर्स, मतलब अनलिमिटेड फैक्टर्स कैन बी देयर। बट हम मोटे मोटे पहले 3 फैक्टर्स लेवल 1 में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स
एंड फंडामेंटल फैक्टर्स। तो आइए ऊपर लिखिए, ए पॉइंट लिखेंगे, कंसेप्ट नंबर 6 है, एलओएसडी है। मेरी कहानी शुरू होती है, मैं आपसे कहता हूं लिखिए, रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड फॉर और बाय और फॉर सिंगल फैक्टर और फॉर मल्टी फैक्टर, आराम से। इट मीन्स रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट, रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स, जो रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स हैं, can be used to calculate on expected return on risky assets based on specific factors. Return generating models are used to estimate. अभी मैं विकिपीडिया में लेके जाऊंगा, आज मैंने विकिपीडिया की धज्जियां उड़ा देनी, आपको दिखाऊंगा कि विकिपीडिया ने क्या बोला मल्टी फैक्टर मॉडल्स के लिए। आज हम देखेंगे कि विकिपीडिया क्या कह रहा है। बेटे विकिपीडिया की बातें सुनेंगे, लेकिन पहले एक दो बातें लिख लें। मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि स्पेसिफिक फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, 3 फैक्टर्स की डिस्कशन करेंगे बेटे। एक कंट्री की इन्फ्लेशन कैसी है, एक कंट्री में पॉपुलेशन कैसी है, एक कंट्री के पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे, एक कंट्री की डिमांड कैसी है, एक कंट्री की जीडीपी कैसी है, एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, कंट्री का पर कैपिटल इनकम कैसा है। वी हैव सीन इन इकोनॉमिक्स, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड सो मेनी ब्यूटीफुल लेक्चर्स इन इकोनॉमिक्स। सो द पॉइंट इज, इन दिस portfolio risk and return part 2, and specifically in this learning outcome number D, when I'm talking of multi-generating revenue, multi-generation models, there are 3 main factors which I have to consider. One is macroeconomics, आप लिख रहे हैं, second is statistical, third is fundamental. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं ये भी लिख रहे हैं बेटे। देखो मैंने लिखा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन बी जीडीपी, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, एजुकेशन। एक कंट्री में क्या है पॉपुलेशन, उसकी इन्फ्लेशन कितनी है, उसमें लोग पढ़े लिखे कितने हैं, ये सभी बातें मैटर करती हैं जब आप किसी भी सिक्योरिटी का रिटर्न निकालते हैं। अकेले इकलौता खाली रिटर्न से काम नहीं चलेगा। अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा, नहीं, आप कॉम्बो में चलते हैं। आपकी सक्सेस बहुत सारी बातों से मैटर करती है, इसलिए इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी, एक फैक्टर जो आज हम देखेंगे, पहला, इसका नाम है फैक्टर नंबर 1, दैट इज इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इट मींस वी विल कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ दिस आल्सो, कि अगर ये फैक्टर ऊपर नीचे हो गया, अगर किसी कंट्री की डेमोग्राफी में चेंज आ गया, किसी कंट्री की पॉपुलेशन में चेंज आ गया, किसी कंट्री के इन्फ्लेशन में ऊपर नीचे आ गया, जैसे ब्राजील में आया, जैसे ऑस्ट्रिया में आया, तो उसका मार्केट प्राइस में क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि मार्केट भी तो बड़ी सारी चीजों से रिलेट करती है। तो आज हम मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट इकोनॉमिक्स से कितना रिलेट करती है, मार्केट स्टैटिस्टिक्स से कितना रिलेट करती है, मार्केट फंडामेंटल से कितना रिलेट करती है। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स समझ आ गया। तो हम इसका बीटा कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, लेवल 1 में तो इसका बीटा हम दे देंगे, दैट दिस इज द बीटा ऑफ इकोनॉमिक्स। So we will calculate the excess return on the basis of beta of economics, economical factors, and then we will calculate beta on the basis of, on the basis of fundamental factors. Let be the fundamental factors. फंडामेंटल फैक्टर्स क्या होता है भाई? टाटा मोटर्स है, टाटा ग्रुप है, तो रतन टाटा जी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ना, उनकी ईपीएस कैसी है, उसके बाद साइज ऑफ फर्म कैसा है, ग्रोथ रेट कैसा है, रिसर्च एक्सपेंडिचर कैसा है। इट मींस हम फंडामेंटल फैक्टर्स भी देखेंगे। अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप ये बताइए किसी स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसकी ईपीएस कम होगी, अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होगा, तो उस केस में सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, जैसे बिग शार्क वाले करते हैं। तो आपको अब ये चेक करना है कि जो आप सिक्योरिटी का रिटर्न कैलकुलेट करोगे वो खाली मार्केट की सेंसिटिविटी से, खाली मार्केट बीटा ऑफ सिक्योरिटी से नहीं, बट बीटा ऑफ इकोनॉमिक्स से, बीटा ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, बीटा ऑफ फंडामेंटल से, उनसे भी रिलेट करेगा। तो फंडामेंटल में क्या क्या देखेंगे? अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मैंने ईपीएस बताया हुआ था, बेसिक ईपीएस बताया था, डाइल्यूटेड ईपीएस बताया था, ठीक है जी। साइज ऑफ द फर्म, ग्रोथ रेट, रिसर्च एक्सपेंडिचर, इन सभी बातों से रिलेट करेगा। तो आज मैं भूपेश आनंद पहले आपको बता रहा हूं, सिंगल फैक्टर में, आपने सिंगल फैक्टर जब बनाया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने कहा था जी रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी, बीटा ऑफ सिक्योरिटी लेट इट बी आई, लेट इट बी सिक्योरिटी बी आई, मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, लाइक दिस। आई थिंक ऐसे ही किया था। अब मैं एक सेकंड के लिए कहना चाहता हूं, आरएफ थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। आप ये बताइए, इसका नाम क्या डाला था हमने? रिस्क प्रीमियम। अच्छा, बीटा ऑफ मार्केट नहीं ले रहे क्योंकि 1 ही होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो इस पूरे को क्या बोला था हमने?
रिस्क प्रीमियम को जब मैं बीटा से गुणा कर देता हूं तो इसको बोला था एक्सेस रिटर्न। लिख लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो इसी लॉजिक्स पे डिपेंड है। आराम से, आपने क्योंकि इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, जान के मैंने लिख दिया। मैंने कहा रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, जो एक्सेस जो 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 है उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। जब आप रिस्क प्रीमियम को उसकी सिक्योरिटी के बीटा से, उसकी सेंसिटिविटी से, उसकी नजाकत से गुणा कर देते हो तो उसको बोलते हैं एक्सेस रिटर्न। इसका मतलब जितना बीटा ज्यादा उतना एक्सेस रिटर्न ज्यादा। अब वो डिपेंड करता है आप रिस्क लेवर है, रिस्क रैशनल है, रिस्क लो लेवल, रिस्क अवर्स है, हाई रिस्क अवर्स है, उसमें मैं नहीं जा रहा, मैंने बहुत सब कुछ बताया, ठीक है। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आपको एक्सेस रिटर्न फ्रॉम मल्टी जनरेशन मॉडल से बताऊंगा, ठीक है। आराम से देखना, आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है नहीं, मैं धीरे धीरे सब बताने वाला हूं, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा? एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इज इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ फैक्टर 1। वी हैव कंसिडर्ड 3 फैक्टर्स। के फैक्टर में 3 फैक्टर्स, पहला इकोनॉमिकल, दूसरा स्टैटिस्टिकल, तीसरा फंडामेंटल। तो मैंने लिखा रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री तो हो गई, प्लस बीटा ऑफ फैक्टर 1, ई फैक्टर, ई का मतलब क्या है? एक्सेस रिटर्न। ई का मतलब है एक्सेस रिटर्न ऑफ फैक्टर 1। मतलब एक्सेस रिटर्न ऑफ फैक्टर 1 का मतलब क्या हुआ कि भाई बीटा ऑफ इकोनॉमिकल फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री। तो बेटा इसी को तो बोलते हैं एक्सेस रिटर्न, इसी को तो बोलते हैं एक्सेस रिटर्न। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2 मतलब बीटा ऑफ फैक्टर 2 स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स इनटू एक्सेस रिटर्न ऑफ फैक्टर 2। अब बताओ एक्सेस रिटर्न कैसे आएगा? आई थिंक आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसी तरह से एक्सेस रिटर्न ऑफ फैक्टर 3 आराम से आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न of asset that is this is sum of this sensitivity multiplied by this। आई थिंक ये मैंने बात बता दी है, आप एक बार देख लें, छोटा सा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। कहने का मतलब एक ही है जी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप आज के बाद फैक्टर 1 प्लस फैक्टर 2 प्लस फैक्टर 3 इनको भी ऐड करेंगे along with market factors to calculate return of a security। मतलब excess return due to factor 1, excess return due to factor 2, excess return due to factor 3। and excess return कैसे निकालते हैं? beta of that factor into risk premium, beta of economical factor into risk premium of due to economical factors, beta of statistical factors into risk premium or due to statistical factors, beta of फंडामेंटल फैक्टर्स इनटू रिस्क प्रीमियम ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स। जब आप बीटा ऑफ दैट फैक्टर इनटू रिस्क प्रीमियम ऑफ दैट फैक्टर करते हैं तो एक्सेस रिटर्न आता है। इसलिए यहां पर ई लिखा हुआ है, ये एक्सेस रिटर्न है बेटे, एक्सेस रिटर्न है। आई थिंक अब आपको शायद समझ आ रहा है। मैंने इतनी बड़ी इक्वेशन ना लिखकर ऐसे लिख दिया एक्सेस रिटर्न, करिकुलम में भी ऐसे लिख दिया उन्होंने, तो बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एक्सेस रिटर्न का मतलब क्या है। तो लाइक दिस लर्निंग आउटकम डी में इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे मैं इसको अभी इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको दोनों लेक्चर्स देखने हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। दोनों में मेरा एनर्जी लेवल डिफरेंट है, दोनों में एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, दोनों में एग्जांपल भी डिफरेंट है। बेटे बड़ी मेहनत की है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के लिए। अभी हम लेवल 2 की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और लेवल 3 की भी कर रहे हैं। जल्दी से बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।